Hello friends, I'm Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, and welcome to Pediatric Dentistry series। and आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रामेटोलॉजी इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रॉमा पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में सबसे कॉमन किस में होता है? सबसे कॉमन होता है चिल्ड्रन में 1 to 2.5 ईयर में। ओके, क्योंकि उस टाइम बच्चे चलना और दौड़ना सीखते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमा और इंजरीज होती है 1 to 2 ईयर में, 2.5 ईयर में प्राइमरी डेंटिशन में। और अगर परमानेंट डेंटिशन के लिए देखें तो 8 to 9 ईयर्स चिल्ड्रन में इंजरीज ज़्यादा होती हैं। और अगर कंपेयर किया जाए तो बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके, अब अपन देखें कि अगर कई बार होता है कि टूथ एवल्जन हो जाता है। एवल्जन मीन्स होता है आउट, बाहर निकल आना। ओके, एवल्जन मीन्स होता है आउट, बाहर निकल आना। तो अगर टूथ बाहर आ गया है तो डॉक्टर बोलता है कि आप अपना टूथ लेके आ जाओ, और उसके बाद फिर जब आपका टूथ लेके आओगे आप, तो फिर मैं उसको रीप्लांट कर दूंगा। पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक वो बाहर है। तो अगर आपको मीडियम उसमें देखना है कि किस मीडियम में आपको रखना है, तो बेस्ट होता है विस्पैन। विस्पैन इज़ द बेस्ट मीडियम होता है टूथ को रखने के लिए। और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं बैलेंस्ड हैंग सॉल्यूशन, या सेवर टूथ नाम से भी आता है इनमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप मिल्क में रख सकते हैं या सलाइवा में रख सकते हैं। ओके, बट वाटर इज़ द वर्स्ट आइडिया। ओके, व्हाई? बिकॉज वाटर इज़ hypotonic in nature and it leads to rapid lysis of cell. और उसके कारण अगर क्या होता है कि अगर आपने फिर भी री इम्प्लांट कर दिया तो इन्फ्लामेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इसलिए वाटर इज़ द वर्स्ट मीडियम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलीज एंड डीवे क्लासिफिकेशन। एलीज और डीवे ने फ्रैक्चर को 9 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 9th वाला है वो डेसिडियस के लिए होता है, क्योंकि सभी को पता है कि बेबी जो है वो 9 मंथ में आता है। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि एलीज और डीवे ने जो दिया था, क्लास 9 दिया था, वो डेसिडुअस टूथ स्ट्रक्चर है। ओके, अब बारी आती है क्लास 1 की। तो क्लास 1 में आता है इन्वॉल्विंग इनेमल, ओनली इनेमल। क्लास 2 में इनेमल प्लस डेंटिन। क्लास 3 में इनेमल प्लस डेंटिन प्लस पल्प। ओके, इनेमल डेंटिन प्लस पल्प, ठीक है। और क्लास 4 में आता है नॉन वाइटल मतलब डेड। ओके, नॉन वाइटल मतलब डेड। और एवल्जन मीन्स मैंने अभी बताया आपको आउट। ओके, एवल्जन मीन्स आउट। तो सबसे पहले क्लास 1 में क्या आएगा? फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनेमल। क्लास 2 में इनेमल प्लस डेंटिन। क्लास 3 में इनेमल डेंटिन प्लस पल्प। क्लास 4 में नॉन वाइटल मीन्स डेड। क्लास 5 में एवल्जन। और क्लास 6 में रूट फ्रैक्चर होगा। ठीक है, अभी तक तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद क्राउन का फ्रैक्चर। अब आया 6 नंबर पे रूट फ्रैक्चर, विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये होगा ऐसा। अब जैसे कि ऐसा हो जाता है। ओके, ये है रूट फ्रैक्चर विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर। ज़रूरी नहीं है कि क्राउन फ्रैक्चर हो सकता है सिर्फ रूट फ्रैक्चर। ओके, क्लास 7 में आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है टूथ का, बट क्राउन और रूट में कोई फ्रैक्चर नहीं होता है। और 8 में होता है क्राउन एंड मास। तो आपको 9 पूरे याद हो जाने चाहिए। एलीज एंड डीवे ने कौन से दिया था? क्लास 1 में फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनेमल। क्लास 2 में फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग इनेमल प्लस डेंटिन। क्लास 3 में दिया था इनेमल डेंटिन प्लस पल्प। क्लास 4 में नॉन वाइटल। क्लास 5 में एवल्सन। और
क्लास 6 में रूट फ्रैक्चर विद और विदाउट क्राउन फ्रैक्चर, क्लास 7 में डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ विदाउट फ्रैक्चर ऑफ क्राउन और रूट, एंड क्लास 8 में फ्रैक्चर ऑफ क्राउन एंड मास्क, और 9 में तो मैंने बता ही दिया था पहले कि डेसिडुअस टूथ फ्रैक्चर। ठीक है, डब्ल्यू एंडरसन और WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीरियर टीथ फ्रैक्चर, तो एंटीरियर टीथ फ्रैक्चर के लिए उन्होंने दिया था, और WHO ने, ये आजकल पूछा जाने लगा, पहले तो सिर्फ एलिस एंड डीवी आता था बट अब ये भी पूछा जाने लगा। ओके, तो ये 873 से स्टार्ट होता है, 873 से, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 8 फिर 7 और 6 पहले आ गया, ये 6 पहले आ गया और 6 का हाफ होता है 3। ओके, तो ये हो गया। तो आपको याद रखना है 873.61, 62, 60, 873 60 से स्टार्ट होगा, फिर 61, फिर 62, 63, 64 और 65 जो है उसमें आउट हो गया, मतलब इसमें एविल्सन अभी आउट, इसमें 65 में नहीं है। ओके, तो सबसे पहले होगा 871 60 में एनेमल का फ्रैक्चर, 61 में एनेमल प्लस डेंटिन, 73 में पल्प एक्सपोजर यानी कि एनेमल प्लस डेंटिन प्लस पल्प। ओके, फिर होगा रूट फ्रैक्चर, फिर इसके बाद 4 में क्राउन एंड रूट फ्रैक्चर। ठीक है, पहले सिर्फ क्राउन के फ्रैक्चर दिखा रहे हैं, फिर इसके 63 में रूट फ्रैक्चर, फिर 64 में क्राउन एंड रूट दोनों का फ्रैक्चर। ओके, फिर इसके बाद कंकशन और लग्सेशन, फिर इंट्रूजन और एक्सट्रूजन, फिर एवल्सन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में नहीं बताया था एलिस एंड डीवे ने, लेकिन एंडरसन एंड WHO ने ये बताया है, तो ये पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सा होता है। तो जैसे उसमें 9 में डिफरेंट था डेसिडुअस वाला, उसमें डिफरेंट है 873.69 में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, ओके, तो फिर ये होगा क्योंकि वो WHO पे देखते हैं, वो नहीं देखते कि कौन बच्चा है या बड़ा है। WHO जो है वो पूरा उनको होल बताना होता है। तो 873 60 होगा एनेमल, 61 होगा एनेमल प्लस डेंटिन, 62 होगा पल्प एक्सपोजर, 63 में रूट फ्रैक्चर, 64 में रूट प्लस क्राउन फ्रैक्चर, 65 तो ऑलरेडी आउट है, 66 में कंकशन, 67 में इंट्रूजन और एक्सट्रूजन, 68 में वल्सन, 69 में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। नेक्स्ट है रूट फ्रैक्चर के बारे में बताना था ये। तो अपन रूट फ्रैक्चर की बात करें, रूट फ्रैक्चर जो है वो 3 टाइप से हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो होगा सबसे पहले जो होगा या तो ये मिडिल थर्ड में हो जाएगा। ओके, मिडिल थर्ड नहीं, मतलब कोरोनल। तो रूट फ्रैक्चर जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। पहला कोरोनल 1/3 फ्रैक्चर, सेकंड हो सकता है मिडिल 1/3 और फिर अपाइकल 1/3। ठीक है, तो अगर कोरोनल 1/3 है तो प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होगी। ठीक है, इसमें जो है प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस, क्योंकि ये एकदम कोरोना के पास में है, कोरोनल पोर्शन के पास में, कोरोनल पोर्शन के पास में। ओके, मिडिल थर्ड में भी एक्सट्रैक्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार स्प्लिंटिंग भी कर सकते हैं, स्प्लिंटिंग या फिर एक्सट्रैक्शन। ओके, फिर इसके बाद जो एपाइकल थर्ड होता है उसमें बेस्ट होती है प्रोग्नोसिस, जो है वो बेस्ट होती है, बेस्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, अगर एपाइकल थर्ड हो तो फिर वो बाकी रिमेन वाइटल रहता है और उसमें प्रोग्नोसिस बेस्ट होती है और उसको इजीली सेव किया जा सकता है। तो फ्रैक्चर अकरिंग इन द एपाइकल थर्ड हैव द बेस्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, बिकॉज टीथ यूजुअली रिमेन वाइटल, and coronal root fracture have the poor prognosis and middle third have the 50-50. It may be get splinting or extracted. Okay, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिडोंटल टिश्यू इंजरी, तो उसमें पढ़ना है अपन को कंकशन, सबसेट रिलैक्सेशन,
इंट्रूजन, एक्सट्रूजन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन को ये बताना है कि कंकशन होता क्या है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सपोर्टिंग टिश्यू में इंजरीज हो जाती है, सपोर्टिंग टिश्यू में इंजरी हो जाती है। कंकशन में जो है वो इंजरी हो जाती है सपोर्टिंग टिश्यू में, लेकिन इसमें लूजनिंग नहीं होता है टीथ, लेकिन टेंडर ऑन परकशन पॉजिटिव होता है। ओके। और अगर ऐसा पेशेंट आए कि सपोर्टिंग टिश्यू पे इंजरी हो गई है लेकिन लूजनिंग नहीं है, लेकिन टीओपी पॉजिटिव है, तो उसमें थोड़ी सी ऑक्लूजल ग्राइंडिंग करेंगे और रेगुलर वाइटैलिटी टेस्ट करेंगे। ओके। सबलक्सेशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल लूजनिंग हो जाती है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि लूजनिंग भी हो गई है, तो ऑब्वियस बात है पेरियोडोंटल लिगामेंट की बात कर रहे हैं तो उनमें वाइडनिंग हो जाएगी, तो उसके लिए भी रेगुलर वाइटैलिटी टेस्ट करेंगे। और अगर थोड़ी ज़्यादा मोबिलिटी होगी, एक्सेसिव मोबिलिटी होगी, तो 1 to 2 वीक के लिए अपन स्प्लिंटिंग दे देंगे। ओके। फिर थर्ड होता है इंट्रूजन। तो इंट्रूजन में क्या होता है कि एल्वियोलर बोन सॉकेट जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है और जो टूथ का रूट होता है वो नीचे की तरफ अंदर चला जाता है। एल्वियोलर सॉकेट जो टूटा होता है उसके अंदर ही चला जाता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले वेट एंड वॉच करना है। फिर इसके बाद एक्सट्रूजन होता है। एक्सट्रूजन में क्या होता है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है टूथ का सॉकेट। जैसे कि इंट्रूजन में थोड़ा अंदर चला जाता है सॉकेट को तोड़ के, वैसे ही एक्सट्रूजन में थोड़ा सा वो बाहर आ जाता है, वहाँ स्पेस रह जाती है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिजिटल प्रेशर देख के स्प्लिंटिंग कर देते हैं 2 to 3 वीक के लिए, और अगर वो नॉन वाइटल हो जाता है तो फिर आरसीटी करके उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है। एक्स आर्टिकुलेशन क्या होता है कि वो कम्प्लीटली बाहर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट टूथ आउट ऑफ द सॉकेट, तो उसमें उसको रीइम्प्लांट कर देते हैं। अगर उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर तुरंत हुआ है तो इम्प्लांट इमीडिएटली कर देते हैं। और फिर उसके बाद उसका IOPA लेते हैं। एक्सरे लेने के बाद थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्प्लिंटिंग कर देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है। और फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुला लेते हैं। और अगर 15 मिनट से 2 आवर तक का टाइम हो चुका है तो फिर हाइंस बैलेंस सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं। फिर उसके बाद उसको रीइम्प्लांट करते हैं और फिर सेम प्रोसेस करेंगे कि IOPA लेंगे और फ्लेक्सिबल स्प्लिंट देंगे, एंटीबायोटिक देंगे और फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। और अगर 15 मिनट से 6 आवर तक का टाइम हो गया, 15 मिनट से 6 आवर तक का टाइम हो गया, तो सोक करेंगे उसको 1% डॉक्सीसाइक्लिन में 5 मिनट तक। देन रीइम्प्लांट करेंगे, IOPA लेंगे, फ्लेक्सिबल स्प्लिंट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, इंजेक्शन देंगे टिटनेस का, एंड फॉलोअप के लिए पेशेंट को बोलेंगे। ओके। फिर होता है कि लेसरेशन, कौन कौन से वुंड्स हो जाते हैं। लेसरेशन में क्या होता है, ये डीप वुंड होता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, लाइक नाइफ का जो पॉइंटेड पॉइंट होता है वो अगर अंदर चला जाए तो कितना शार्प अंदर तक डीप वुंड हो जाता है, तो वो होता है लेसरेशन। कंट्यूजन होता है किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, तो जो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड ना हो बट फिर भी हो गया हो, तो उससे म्यूकोसा जो है वो दिखने लगती है, बाकी मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। एब्रेजन में क्या होता है, सुपरफिशियल वुंड होता है रबिंग और स्क्रैपिंग के कारण। ओके। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या होती है। अगर सिर्फ इनेमल इन्वॉल्व हुआ है उसमें, तो फिर अपन ऑब्जर्व करेंगे, और अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो अपन इनेमल प्लस अगर इनेमल है तो अपन उसमें क्या करते हैं, इनेमल को थोड़ा सा राउंड अप कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनेमलोप्लास्टी यानी कि रीशेपिंग कर देंगे। ओके। अगर इनेमल प्लस डेंटिन इन्वॉल्व है तो हम कंपोजिट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और GIC की लाइनिंग देंगे, और फिर इसके बाद कंपोजिट से उसका एसिडिश टेक्निक कंपोजिट रेजिन यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें स्टेनलेस स्टील क्राउन देंगे या फिर पॉलीकार्बोनेट क्राउन कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ओके। थर्ड होगा इनेमल डेंटिन प्लस
पल्प, अगर ये तीनों इन्वॉल्व हैं तो देखेंगे पहले वाइटल है टूथ या नॉन वाइटल है। अगर वाइटल है तो भी देखना पड़ेगा कि ओपन एपेक्स है या क्लोज्ड एपेक्स है। अगर ओपन एपेक्स होगा, अगर क्लोज्ड एपेक्स है तो अपन आरसीटी कर देंगे अगर वाइटल है तो, और अगर ओपन एपेक्स है तो देखेंगे अगर जो फ्रैक्चर हुआ है वो लेस देन 24 आवर है तो पल्प कैपिंग करेंगे। अगर ग्रेटर देन लेस देन 72 आवर है तो पल्पोटॉमी करेंगे, और ग्रेटर देन 72 आवर है तो पल्पोटॉमी करेंगे। अब अगर नॉन वाइटल हो गया है टूथ तो उसमें भी एक ओपन एपेक्स होता है और क्लोज एपेक्स हो गया, तो क्लोज एपेक्स होगा तो आरसीटी करेंगे, और अगर ओपन एपेक्स होगा तो एपेक्सिफिकेशन करेंगे। ओके, अब आता है रूट फ्रैक्चर। रूट फ्रैक्चर तो मैंने बता ही चुका है कि अगर कोरोनल 2/3 में होता है तो फिर उसको कोरोनल 2/3 होता होगा तो उसकी तो पुअर प्रोग्नोसिस होती है और एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अगर मिडिल 1/3 में होगा तो फिर उसको चांसेस होते हैं कि मे बी उसको सेव कर सकते हैं, स्प्लिंटिंग कर सकते हैं, या कई बार एक्सट्रैक्टेड ही करना पड़ता है। लेकिन अगर रूट फ्रैक्चर अपाइकल 1/3 में हो तो ये बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि बाकी टूथ वाइटर रहता है। क्या एवल्जन अगर होगा तो फिर उसमें ऐसा कुछ करेंगे नहीं, बाकी उसको री इम्प्लांट कर देंगे, और अगर वहाँ पे री इम्प्लांट हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे डेसिडुअस में तो क्या स्पेस मेंटेनेंस दे देते हैं ताकि जो नीचे टूथ बर्ड है वो इजीली परमानेंट डेंटिशन आ सके। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो अगर ज़्यादा नहीं होगा तो ऑब्जर्व करेंगे, और अगर ज़्यादा हो गया तो फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो स्पेस मेंटेनेंस विल बी रिक्वायर्ड। ओके, इंट्रूजन में कुछ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं करती, उसमें बस वेट एंड वॉच करना पड़ता है। ओके, अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकामेंट्स इन पल्पोटॉमी। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर एनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों का फ्रैक्चर हो गया है तो देखना पड़ेगा कि अगर वाइटल है पल्प और ओपन एपेक्स है तो मैंने ये बताया कि अगर लेस देन 24 आवर हुआ है तो पल्प कैपिंग करेंगे, और लेस देन 24 आवर से ज़्यादा और 72 आवर से कम हुआ है तो पल्पोटॉमी करेंगे। ओके, और अगर 72 आवर से ज़्यादा हो गया है तो पल्पेक्टॉमी। तो पल्पोटॉमी की क्या क्या मेडिकामेंट्स यूज़ होते हैं, तो होता है डिवाइटलाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड रीजनरेशन। डिवाइटलाइजेशन किस किस से करते हैं, फॉर्मोक्रिसॉल, ममीफाइंग पेस्ट और इलेक्ट्रोकॉटरी। ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं यूज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट और ग्लूटाराल्डिहाइड। ठीक है, रीजनरेशन में क्या करते हैं, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, ट्राई कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकामेंट्स पल्पोटॉमी कौन कौन से यूज होते हैं, डिवाइटलाइजेशन में फॉर्मोक्रिसॉल, ममीफाइंग पेस्ट एंड इलेक्ट्रोकॉटरी, प्रिजर्वेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट और ग्लूटाराल्डिहाइड, और रीजनरेशन में बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, अगर फॉर्मोक्रिसॉल पल्पोटॉमी करते हैं तो उसको स्वीट पल्पोटॉमी भी बोलते हैं, और ये 4 विजिट प्रोसीजर होती है। तो इसमें किसका यूज़ होता है, बकलीस फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें कि बकलीस फार्मूला फॉर्मोक्रिसॉल यूजिंग 1/5 कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, जिसमें 20% फॉर्मोक्रिसॉल होता है। ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्रिसॉल होता है 35%, फॉर्मेल्डिहाइड 19%, वाटर एंड ग्लिसरीन 15%। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वीट पल्पोटॉमी बोलते हैं, 4 विजिट में होती है। बकलीस फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें क्रिसॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर एंड ग्लिसरीन होता है। क्रिसॉल 35%, फॉर्मेल्डिहाइड 19%, वाटर एंड ग्लिसरीन 15%। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पैलेट ऑफ कॉटन लेते हैं, उसको स्लाइटली डैम्प करते हैं इस बकलीस फार्मूला में, और फिर इसके बाद उसको पल्प स्टैम्प पे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वो यूज़ करते हैं। चेन ऑफ रिएक्शन विद इन 5 मिनट्स, उसमें क्या क्या होता है, फॉर्मोक्रिसॉल बॉन्ड्स विद अमीनो एसिड्स ऑफ पल्प एंड इट नॉन वाइटल। ओके, ठीक है, तो उसमें ये सबसे पहले तो क्योंकि थोड़ा वाइटल रहता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले बकलीस फार्मूला में डिप करते हैं 5 मिनट के लिए। तो वो क्या करता है, फॉर्मोक्रिसॉल बॉन्ड जो है वो अमीनो एसिड्स के साथ पल्प को नॉन वाइटल करता है, और जो है हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो पल्प में होते हैं उसको इनएक्टिवेट कर देता है और फिक्सेशन ऑफ द पल्प कर देता है। ठीक है,
तो ये तीन काम करता है। फोमोक्रिसॉल काम क्या करता है कि ये पल्प को नॉन वाइटल कर देता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, पल्प का फिक्सेशन कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद जोन आफ्टर फोमोक्रिसॉल एप्लीकेशन, तो उसमें आता है जोन ऑफ फिक्सेशन, जोन ऑफ एट्रोफी, जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन, जोन ऑफ वाइटल। कौन कौन सी जोन होती है फोमोक्रिसॉल एप्लीकेशन में? जोन ऑफ फिक्सेशन, जोन ऑफ एट्रोफी, जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड जोन ऑफ वाइटल पल्प, ठीक है। Since foamocrystal is caustic, care must be taken, avoid contact with gingival tissue, otherwise burning sensation होता है वहाँ पे, ठीक है। अब ममीफाइंग पेस्ट किसने दिया था? हैप्सन ने दिया था। इसमें क्या क्या होता है? पैराफॉर्मेल्डिहाइड, लिग्नोकेन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बोवैक्स और कैरामाइन, ओके। कंपोजिशन में क्या क्या होगा इसमें? पैराफॉर्मेल्डिहाइड, लिग्नोकेन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, कार्बोवैक्स और कैरामाइन, ठीक है। अब फिलिंग मटेरियल अपन पल्पेक्टोमी में, जो कि अगर ग्रेटर देन हो जाता है 72 आवर के, तब अपन पल्पेक्टोमी करते हैं ना। तो पल्पेक्टोमी में कौन कौन से फिलिंग मटेरियल्स और मेडिकमेंट्स यूज़ करते हैं? तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिजॉल्व हो जाता है, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, आइडोफॉर्म पेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आइडोफॉर्म जो वो कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको वीटापैक्स या मेटापैक्स बोलते हैं, ठीक है। और पॉली एंटीबायोटिक पेस्ट, तो इन वीटापैक्स और मेटापैक्स इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? आइडोफॉर्म प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको वीटापैक्स और मेटापैक्स बोलते हैं, ठीक है। गट्टा पर्चा इज नॉन रिजॉर्वेबल होता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है डेसिडुअस डेंटेशन में। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गट्टा पर्चा इज नॉन रिजॉर्वेबल मटेरियल, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डेसिडुअस टीथ, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद हम मीडियम ऑफ प्रिजर्विंग एवल्स टूथ इज बैलेंस्ड हैंग सॉल्यूशन, तो सेवर टूथ, ये तो मैंने पहले बताया था कि एक तो विस्पैन या बैलेंस्ड हैंग सॉल्यूशन या फिर सेवर टूथ सॉल्यूशन यूज़ करते हैं अपन एवल्स टूथ को प्रिजर्व करने के लिए, ओके। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर परमानेंट इंसाइजर्स, तो अगर सिर्फ इनेमल में होगा तो अपन ऑब्जर्व करेंगे या फिर एजेस को राउंड कर देंगे या फिर एसिड ईच करके कंपोजिट रेजिन यूज़ करेंगे और उसको रेस्टोरेशन कर देंगे उसका, ठीक है, एनेमलोप्लास्टी जिसको बोलते हैं। अगर एनेमल एंड डेंटिन दोनों इन्वॉल्व है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर यूज़ करेंगे, फिर कंपोजिट रेजिन यूज़ करेंगे और उसके बाद स्टेनलेस स्टील क्राउन अपन या एक्राइलिक क्राउन या पॉलीकार्बोनेट क्राउन जो है वो पेशेंट को बोल देंगे। फिर इसके बाद अगर इनेमल, डेंटिन एंड पल्प तीनों इन्वॉल्व हो, अगर ओपन एपेक्स है तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटोमी और एपेक्सिफिकेशन करेंगे। लेकिन अगर क्लोज्ड एपेक्स है तो फिर डायरेक्ट पल्प कैपिंग और पल्पेक्टोमी करेंगे, ठीक है। तो ओपन एपेक्स जो होता है उसमें क्या करेंगे? फिर ये सब डायरेक्ट पल्प कैपिंग, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्पोटोमी, एपेक्सिफिकेशन के बाद टेम्पररी क्राउन कर देंगे। और क्लोज्ड एपेक्स होगा तो डायरेक्ट पल्प कैपिंग, पल्पेक्टोमी करेंगे, कंपोजिट यूज़ करेंगे या जैकेट क्राउन या पोस्ट कोर क्राउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रूट फ्रैक्चर में क्या होता है? अगर सर्वाइकल 1/3 होगा तो फिर एक्सट्रैक्शन RCT होगा या फिर एक्सट्रैक्शन होगा। मिडिल 1/3 होगा तो स्प्लिंट हो सकता है। अपाइकल 1/3 होगा तो स्प्लिंट हो सकता है क्योंकि वो तो वाइटल ही है, वो RCT से भी ठीक हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद अपन स्पेस मेंटेनर यूज़ कर सकते हैं या फिर फिक्स प्रोस्थेटिक लेंस यूज़ कर सकते हैं। एवल्सन, अगर एवल्सन होगा तो रीइम्प्लांट करेंगे और फिर इसके बाद 10 to 14 डेज़ के लिए स्प्लिंट करके ऑब्जर्व करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर माइल्ड होगा तो ऑब्जर्व करेंगे, सीवियर होगा तो स्प्लिंट करेंगे, ठीक है, तब तक कि जब तक कि इमोबिलाइज ना हो जाए। अगर कंकर्जन होगा, माइल्ड होगा तो फिर अपन इन्हें लूजनिंग जो है वो नहीं होती है उसमें, लेकिन बस TOP होता है। तो उसमें अगर माइल्ड होगा तो ऑब्जर्व करेंगे और सीवियर होगा तो स्प्लिंट करेंगे, ओके, एंड रिलीव फ्रॉम द ऑक्लूजन। फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ फॉर फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग पल्प इन परमानेंट, तो अपन ने अभी बताया कि पल्प के साथ होगा तो पल्प कैपिंग करेंगे। वो भी ये होना चाहिए कि पल्प कैपिंग कब करना है? अगर एक्सपोजर जो है वो लेस देन 1 mm हो, लेस देन 1 mm हो तो पल्प कैपिंग करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन 24 आवर से ज़्यादा ना हुआ हो।
मिनिमल हेमोरेज हुआ हो और ओपन एपेक्स हो, ठीक है। 4 कंडीशन, पल्प कैपिंग करने के लिए 4 कंडीशंस हैं। एक तो एक्सपोजर जो है वो 1 mm से कम होना चाहिए, 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, मिनिमल हेमोरेज होना चाहिए और एपेक्स ओपन होना चाहिए, ठीक है। और पल्पोटॉमी में क्या करेंगे, रिलेटिवली लार्ज, अगर लार्ज एक्सपोजर हो गया है तो फिर अपन पल्पोटॉमी करेंगे और टाइमिंग क्या होगी उसमें 24 आवर्स से 72 आवर है। और इसमें मिनिमल हीमोरेज था, इसमें मॉडरेट हीमोरेज होगा, ओके। और ओपन एपेक्स दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है। एपेक्सिफिकेशन, एपेक्सिफिकेशन कब करेंगे, नॉन वाइटल टूथ है और इमेच्योर है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि नॉन वाइटल थे वो तो ठीक है, बट इमेच्योर परमानेंट टीथ है, ठीक है। इमेच्योर परमानेंट टीथ है तो फिर अपन एपेक्सिफिकेशन करेंगे, ओके। और पल्पेक्टोमी कब करेंगे, पल्पेक्टोमी करेंगे कि पल्प डिजनरेट हो गया है और पल्प एक्सपोजर जो है वो ग्रेटर देन 72 आवर्स हो चुका है, ठीक है। एपेक्सिफिकेशन करेंगे अपन किस दोस्त में क्या करेंगे, नॉन वाइटल इमेच्योर परमानेंट टीथ में, ओके। तो ये था ट्रॉमेटोलॉजी इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।